ओके माय डियर फ्रेंड्स, अभी हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा है ना। चैप्टर नंबर 5 में एक लास्ट इलस्ट्रेशन बाकी है हमारा, पहले वो खत्म कर लेते। सो पेज नंबर 194 के ऊपर इलस्ट्रेशन नंबर 5.11 है, देखो। सो एग्जाम्पल 5.11, राइट। अभी क्या है उसके अंदर, तो क्वेश्चन है, तो उसमें a domain in ferromagnetic iron is in the form of cube of side length 1 micrometer. लेंथ दिया है L 1 माइक्रोमीटर। बच्चों माइक्रो का कन्वर्जन करोगे ना तो 10⁻⁻⁶ मीटर हो जाता है। एस्टिमेट द नंबर्स ऑफ आयन एटम्स इन द डोमेन, मतलब एटम्स के डोमेन में नंबर्स ऑफ एटम्स। सो नंबर्स ऑफ एटम्स इन डोमेन, मतलब कैलकुलेट करना है हमको ये पहला क्वेश्चन। दूसरा, एंड द मैक्सिमम पॉसिबल डाइपोल मोमेंट एम मैक्सिमम, ये कैलकुलेट करना है। एंड उसके बाद में मैग्नेटाइजेशन कैपिटल, दैट मींस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट लेंथ, उसको मैग्नेटाइजेशन ऑफ द डोमेन। The molecular mass of the iron is 55 gram per mole. Molecular mass. $55 ग्राम पर मोल। एक्चुअली आप उसको एटॉमिक मास बोल सकते हो। And the density is 7.9 gram per centimeter cube. Density rho is equal to 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। Assume that each iron atom has dipole moment. हर एक एटम की डाइपोल मोमेंट को मैं m डैश बोल दूं तो वो है 9.27 into 10 to the power -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। अभी ये पूरा सम जो है ना, मैं यहां पर आपको एक छोटी सी बात से समझा दूं ताकि ये क्रैमिंग में नहीं आया, आपके बेसिक मेथड से आप समझा सकते हो। सबसे पहले नंबर्स ऑफ एटम्स इन डोमेन, तो मैं क्या करूंगा बता, सबसे पहले मुझे इसका वॉल्यूम लेना पड़ेगा, वॉल्यूम फाइंड आउट करो। तो वॉल्यूम ऑफ डोमेन, वॉल्यूम ऑफ डोमेन मिल जाए उसके बाद में आपको उसका मास फाइंड आउट करना है। मास m इज इक्वल टू रो इंटू v हो जाएगा। अभी उसका मास, दिस इज नॉट दिस वन m, अभी इसका मास चाहिए ना आपको, तो मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो अभी मास मिल गया, इसके बेसिस के ऊपर ये फर्स्ट लॉजिक हो गया खत्म। सेकेंड लॉजिक के ऊपर जा रहे हैं। अभी 55 ग्राम है मॉलिक्यूलर मास, तो उसके अंदर Na जितने एटम्स रहेंगे, तो अभी इतना मास होगा तो कितने एटम्स रहेंगे, तो नंबर्स ऑफ एटम्स। सो उसके लिए मैं लिखूंगा n इज इक्वल टू, फिर से एक बार 55 ग्राम तो Na, तो ये मास के ऊपर कितना होगा। सो यहां पे मैं लिख सकता हूं मास इनटू दिस एटॉमिक मास, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय n। तो ये मुझे फर्स्ट का आंसर मिल गया। m मैक्सिमम कहां से मिलेगा, थर्ड लॉजिक, m मैक्सिमम कहां से मिलेगा बच्चों, तो ये n हो जाएगा, उसके साथ में ये m डैश का अगर मल्टीप्लिकेशन कर लिया तो मुझे वो भी मिल गया। थर्ड वन चाहिए मुझे, उसके बाद में आएगा फोर्थ वन मैग्नेटाइजेशन।
तो मैग्नेटाइजेशन तो मैंने बताया ना बच्चों, मैग्नेटाइजेशन m इज इक्वल टू m मैक्सिमम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। बस आपकी बात खत्म हो गई। देखो ये सब इतने में ही खत्म हो जाता है, खामखा पूरा रट्टा मारते हो, रट्टा नहीं मारना है आपको। अभी ये बेसिक क्लियर कर दिया, अभी आराम से लिखो, आप स्टेप बाय स्टेप जाओ, देखो मैं कैसे समझाऊं। अभी यहां से आंसर स्टार्ट हुआ, तो मैंने बोला सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द डोमेन करना है, तो यहां पे लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ द डोमेन V इज इक्वल टू L क्यूब करूंगा। अभी इसका भी क्यूब होगा, तो यहां पर मुझे मिलेगा 10⁻18 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम होगा। अभी मेरे पास डेंसिटी है बच्चों ग्राम में, राइट, और ये ग्राम में जो डेंसिटी है उससे मुझे उसका मास चाहिए, तो मुझे इसका कन्वर्जन सीजीएस में करना पड़ेगा, वो ध्यान में रहना चाहिए, है ना। तो मैं अगर इसका कन्वर्जन सीजीएस में करूं तो यहां पे लिख सकता हूं वॉल्यूम V इज इक्वल टू 10⁻⁻18 मीटर क्यूब। आप जानते हो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻2 सेंटीमीटर। अभी मेरे पास यहां पर क्यूब है, सॉरी ये वाला, तो यहां पर मेरे पास क्यूब करना पड़ेगा, तो 10⁻6 हो जाएगा, और ये सेंटीमीटर। तो अभी मैं इसको लिखूं तो 10⁻⁻18 then 10⁻6 then it is सेंटीमीटर क्यूब, then it is 10⁻, ये हो जाएगा -12 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों ये हमारा आंसर है। आई बात समझ में? कोई तकलीफ यहां तक? तो ये सब बातें बहुत इजी होती है, लेकिन मायने बहुत रखती है। अगर आपने कन्वर्जन नहीं किया होता शायद आपका सम गलत भी हो सकता है। अभी ये मुझे वॉल्यूम मिल गया, डेंसिटी तो दी है सीजीएस में, तो मुझे मास भी मिल जाएगा सीजीएस में। सो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर मास ऑफ अ डोमेन इज इक्वल टू व्हाट, वो क्या होगा? सो दिस इज इक्वल टू, यू कैन से डेंसिटी रो इनटू वॉल्यूम। अभी डेंसिटी कितनी है बच्चों? 7.9, और कुछ नहीं है उसके साथ में 10⁻⁻12, देन इट इज ग्राम पर, सॉरी इसका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया, तो ये हो गया ग्राम। सो दिस इज 1, दिस इज अदर। तो ये आंसर मिलने लगे आपको, लेकिन आपको फाइंड आउट करना है नंबर्स ऑफ एटम्स इन डोमेन। तो वो कैसे लाएंगे? तो देखो, if the mass of, कौन सा है? आयन है ना, 55 दिया है। सो क्वेश्चन में क्या नाम दिया है? फेरोमैग्नेटिक आयन। सो मास ऑफ आयन इज 55 ग्राम। Numbers of atoms are Na. Therefore, if the mass of iron is 7.9 10⁻⁻12 gram, then what about this? So therefore, numbers of atoms n is equal to, ये दोनों का multiplication, so 7.9 minus 12 into Na divide by 55. So ये डिवीजन करोगे तो आंसर मिलेगा 7.9 minus 12 Na 6.02 10⁻23 divide by 55 is equal to what? ये क्या होगा? तो अभी इसका आंसर आप बुक में से लिख सकते हो, है ना? So it is 8.65 into 10⁻10 atoms. ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर, राइट। अभी हमको दूसरे आंसर की ओर जाना है। क्या पूछा है? एम मैक्सिमम। देखो एम मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम पॉसिबल डाइपोल मोमेंट। अभी एक एटम होता है तो उसके पास कितनी डाइपोल मोमेंट होती है? मैक्सिमम कितने हैं? इतने, तो इसकी डाइपोल मोमेंट से मल्टीप्लाई कर दो। सो यहां पर मैं लिख सकता हूं
maximum possible dipole moment is, you can say that m maximum, and this is equal to what? So you can say that this is equal to, this is numbers of atoms n into this m dash. So therefore this m maximum, that is equal to, my dear students, this is 8.65 10 to the power 10 into m dash, my dear. This m dash is equal to what? It is 9.27 into 10 to the power minus 24. So your answer for m maximum is equal to what? तो इसका आंसर मिलेगा आपको 8 into 10 to the power 13 minus, right? And it is ampere meter square. This is your answer for m maximum, right? Now, my dear students, this one is what? Last question क्या था? Magnetization. Magnetization is m is equal to magnetic dipole moment per unit volume. ये वाला volume, right? अभी ये मीटर में है तो मुझे यही यूज करना पड़ेगा, ध्यान रहे ये वाला यूज नहीं कर सकते हैं. So magnetization m is equal to, you just write m maximum divided by v. m maximum कितना है बच्चों? So ये है 8 into 10 to the power minus 13 divided by v. v का मतलब होता है 10 to the power minus 18. So आपका आंसर हो जाएगा 8 into 10 to the power 5. So m is equal to 8 into 10 to the power 5 and unit is ampere meter minus 1. All gets over. आई बात समझ? ये सब खत्म हुआ जो फाइंड आउट करना था. अगर आपने इतना याद कर लिया तो आपका काम बहुत इजी हो जाता है. तो ये सब हिंट है, आप टेक्स्ट बुक में लिख दे इसको ताकि आपको तकलीफ ना हो. सो ऑल आर इम्पोर्टेंट, राइट? आगे बच्चों, आगे बढ़ते हैं उसके अंदर जिसमें हमारे पास एक्सरसाइज में से फर्स्ट क्वेश्चन 5.1 200 exactly 200 page number. Good. Answer the following questions regarding the earth magnetism. पहला क्वेश्चन, vector needs 3 quantities for its specification. वो तो पता है आपको कि सपोज मुझे वेक्टर ए लिखना है तो पूरा का पूरा स्पेसिफाई करना है, तो मुझे तीनों एक्सिस के कंपोनेंट चाहिए, x, y and z, right? Name the 3 independent quantities conventionally used to specify the earth magnetic field. अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को स्पेसिफाई करने के लिए हमको 3 क्वांटिटी चाहिए. वो कौन सी है 3 क्वांटिटी, वो अभी हमको एक्सप्लेन करना. नंबर 1, पहला क्वेश्चन है हमारा ए, उसके अंदर 3 क्वांटिटी लिखनी है. फर्स्ट वन, डेक्लिनेशन, जिसको नाम देते हैं डी. दूसरा नाम एंगल ऑफ डी, जिसको आप आई भी बोलते हैं, डेल्टा भी बोलते हैं, दोनों में से कुछ भी लिखो, बट नॉर्मली इट इज आई. एंड द थर्ड वन इज द horizontal component of earth magnetic field. और वो जो है वो BH या आप बोल सकते हो H, दोनों में से कोई एक बोल सकते हो. तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया प्यारे बच्चों. तीनों अलग अलग चीजें दिखाते हैं. ये स्पेसिफाई करता है कि आप कौन सी जगह पर हो. ये स्पेसिफाई करता है कि वो जगह के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, और ये बताता है कि एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है.
That's why. Number B. The angle of dip at a location in the southern India is about 18 degree. Would you expect greater or smaller dip angle in Britain? थोड़ा बहुत समझोगे तो इसका आंसर आप दे सकते हो आराम से. बी. डायग्राम बताओ. This is the globe of the earth. This is the geographical north and geographical south. This is the magnetic north and south. Right? अभी हम लोग इंडिया की बात करें तो ये हेमिस्फीयर अगर मैं ड्रॉ करूं ऊपर वाला, सो इंडिया इज नियर बाय हियर. आप ये पोजीशन उसके लिए डिसाइड कर सकते हैं. एंड ब्रिटेन इज हियर लिटिल बिट. राइट? So as you move in the upward direction, that means towards the pole in the hemisphere. So as you move up, the angle of dip is increasing. Because the value of I here, you can say that 0 degree, and here this I is equal to 90 degree. So here the angle of dip, it is about 18 degree. So here it is little bit more with compared to this one. लिखना क्या है? लिखना इतना ही है कि as you move in the upward direction towards the pole on the hemisphere or on the downward direction in the hemisphere, then the angle of dip gets increasing. That's all. So for the case of Britain, its value is more than 18 degrees. Then the C, third one. If you made up a map of magnetic field lines at Mount Melbourne in the Australia, would the lines seems to go into the ground or come out of the ground? यही स्फीयर से हम लोग चाहे तो बात कर सकते हैं, लेकिन just we draw the other sphere. दूसरा वाला भी ड्रॉ कर सकते हैं like this. This is the normal magnetic north and south, sorry, geographical north and south. And this is nothing but the magnetic north and south. आपको पता है कि अगर मैंने मैग्नेट सस्पेंड कर दिया तो ये ऐसे रहेगा, तो ये उसका नॉर्थ रहेगा. ये तभी पॉसिबल है जब यहां पर मैं साउथ कंसीडर करूं और यहां पर मैं नॉर्थ कंसीडर करूं. एंड मेलब्लॉन्क इज इन द लोअर हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ. नीचे वाले आधे गोले के अंदर है, ऐसा बोल सकते हैं. सो हियर व्हाट अबाउट द फील्ड लाइंस माय डियर? सो द फील्ड लाइंस आर कमिंग आउट ऑफ इट. एंड यहां से फिर से वापस जाएगी ये वाली डायरेक्शन. राइट? देन यहां से फिर से जाएगी ये वाली डायरेक्शन. सो यहां से क्या बोल सकते हैं बच्चों? तो यहां से बाहर निकला ये सब लाइंस और यहां से अंदर जाएगी. सो यहां की कंडीशन पूछिए तो क्या हो सकती है? बाहर निकल सकती है. सो यू कैन से दैट द फील्ड लाइंस आर कमिंग आउट फ्रॉम द Melbourne of the Australia because it is in the lower hemisphere, and towards this lower hemisphere you can say there is a north pole of the magnet. ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए भी और फिजिक्स को जानने के लिए भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नंबर डी. इन विच डायरेक्शन वुड अ कंपास फ्री टू मूव इन द वर्टिकल प्लेन? दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन माय डियर. वर्टिकल प्लेन लाइक दिस, राइट? वर्टिकल प्लेन पॉइंट 2 if located right on the geographical north or south pole. Sorry, geographical नहीं है, geomagnetic north and south pole है. geomagnetic north and south. geomagnetic north इधर, geomagnetic south इधर. ये वाले पोर्शन और ये वाले पोर्शन. अगर हॉरिजॉन्टल पूछा होता तो आंसर कुछ अलग होता, वो मैं बताऊं. पहले यहां पर वर्टिकल बोल दिया तो मैं वर्टिकल का आंसर दे दूं आपको. क्या बताया वर्टिकल के अंदर? वर्टिकल के अंदर ये बताया है बच्चों कि वो जो नीडल होती है ना वो ऐसे घूमती है, ऐसे. हॉरिजॉन्टल होता है तो ऐसे घूमती है. यहां पर वो वर्टिकल डायरेक्शन मतलब ऐसे हो जाएगी. सो टुवर्ड्स दिस नॉर्थ द साउथ इज देयर एंड दिस इज द नॉर्थ. टुवर्ड्स दिस साउथ नॉर्थ इज देयर एंड साउथ इज हियर. सो इट इज अगेन इन द वर्टिकल डायरेक्शन. वो खुद एक वर्टिकल डायरेक्शन में हो जाएगी. साथ में अगर मैंने हॉरिजॉन्टल बोला होता तो हॉरिजॉन्टल में अगर ये एक बार नीचे टच हो गया कंपास बॉक्स को तो ये ऊपर रह जाएगा, लेकिन कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होगा. वर्टिकल में डायरेक्शन फिक्स लगता है कि ये नॉर्थ है तो साउथ रहेगा और नॉर्थ ऊपर जाएगा.
यहां साउथ है तो नॉर्थ इसके साथ में रहेगा, साउथ ऊपर जाएगा। बट हॉरिजॉन्टल में ऐसा नहीं होगा। मैंने हॉरिजॉन्टल का आपको एक्स्ट्रा बताया, क्वेश्चन में नहीं पूछा। देन आफ्टर नंबर ई में क्या कैलकुलेट करना है, कुछ है देखो कैलकुलेशन। क्या पूछा है बच्चों? द अर्थ फील्ड, इट इज लाइक roughly approximately the field due to the dipole of magnetic moment 8 into 10 to the power 22. So this is the magnetic dipole moment 8 into 10 to the power 22 जूल टेस्ला -1। मैंने बहुत बार बताया आपको ये चैप्टर में, ये यूनिट है ना, कई बार पूछा गया है, सो ध्यान रखना इसके लिए। राइट, लोकेटेड एट सेंटर, सेंटर का मतलब यहां पर इक्वेटोरियल लाइन होगी। ये हो गई इक्वेटोरियल लाइन बच्चों, इक्वेटोरियल लाइन। चेक द ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस नंबर विद द सम वे। आपको कैलकुलेशन करना है। सो हमारे पास बीई का फॉर्मूला है, बी इक्वेटोरियल के लिए। सो यू नो दैट इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू, यू कैन से दैट एम अपॉन दिस आर क्यूब। डाइपोल मोमेंट तो दे दिया है बच्चों आपको। This r is the radius of the earth and it is 6.4 into 10 to the power 6 meter square. Sorry, meter, not meter square. So, अगर मैंने BE calculate कर लिया, mu naught. So, you can say that this is 4 pi into 10 to the power -7. This m is 8 into 10 to the power 22, my dear. And this is 4 pi. And this one is 6.4. उसका क्यूब करना है बच्चों, और साथ में ये भी, इसका भी क्यूब। So, it is 80. अगर आप इसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हो, वो टेस्ला में मिलेगा, और इसको भी फिर से आपको गॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। गॉस में कन्वर्ट करोगे तो इसका आंसर अराउंड आपको 0.30 समथिंग गॉस मिलेगा। एग्जैक्ट आंसर 0.305282 समथिंग मिलता है। एंड दिस इज नियर बाय द वैल्यू ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दैट वी आर गेटिंग प्रेजेंटली। अभी हम लोग के पास, दैट मींस जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है ना, तो हम लोग अर्थ की सरफेस के ऊपर कहीं पे भी देखें नॉर्मली, तो इतनी मतलब मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी आपको मिल सकती है। सो इट इज ट्रू दैट दिस इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ द अर्थ। ये अर्थ के पास इतनी डाइपोल मोमेंट नियर बाय है, ये लाइन के ऊपर। देन एफ, जियोलॉजिस्ट क्लेम दैट beside the main magnetic NS pole, there are several local poles on the Earth's surface, oriented in the different directions. How is such thing possible at all? पहले तो क्वेश्चन में समझ में आना चाहिए कि क्या है। सपोज मैंने ये अर्थ का ग्लोब बनाया, ये नॉर्मल नॉर्थ साउथ पोल जियोग्राफिकल हो गया, और ये बताया मैग्नेटिक एक्सिस, तो ये बन जाएगा नॉर्थ और ये बन जाएगा साउथ। अब ये बोलते हैं क्वेश्चन में कि ये नॉर्थ और साउथ की चीज से अलग कोई एक जगह पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, कहीं पे भी ऐसी कोई छोटी छोटी पोल पॉसिबल है? सो आंसर इज यस। क्यों? यू नो दैट अर्थ के अंदर के कोर के अंदर जो ओर होता है, उसके अंदर बहुत सारा चेंजेस होता है। Some metals are there, and once they are solidified, that means अगर वो लिक्विड में से सॉलिड बन जाता है और वो खुद एक मैग्नेटिज्म गेन कर लेता है, तो यहाँ पर बहुत बड़ा हिमालय जैसा कुछ पार्ट अंदर हो गया यहाँ पर, तो इसके पास इसके सिवा खुद का एक मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक पोल बन सकता है, बट फॉर सम पार्ट। इसीलिए तो इसकी खोज हुई थी, मैग्नीशिया। सबसे पहले क्वेश्चन ये चैप्टर में आया था, वहां पर आपको बताया गया था। इसीलिए ये सब बातें होती है कि ये नॉर्थ साउथ पोल के हिसाब से कहीं पे भी और कोई पोल मिल सकता है। यस, इट इज पॉसिबल। एंड ड्यू टू द रॉक, थोड़े बहुत पत्थर ऐसे होते हैं जिसके अंदर मैग्नेटिज्म छुपा होता है, बिकॉज दे आर मेटल, इसीलिए उसके पास डिफरेंट नॉर्थ पोल साउथ पोल की भी पॉसिबिलिटी होती है। राइट, सो दिस इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5.1। नॉर्मल बच्चे ये सब छोड़ देते हैं, या थ्योरेटिकल क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता। माय डियर, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि भले डायरेक्ट ना पूछा जाए, ये सब क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं पूछते, लेकिन जो एमसीक्यू होते हैं ना जेईई में, नीट में, और इवन गुजरात बोर्ड के अंदर, उसमें यही सब क्वेश्चन होते हैं, कहीं से और से नहीं होते।
आप एक्स्ट्रा 500 एमसीक्यूज तैयार करने के लिए रेडी है, लेकिन टेक्स्ट बुक के ये 5-6 क्वेश्चंस अच्छे से नहीं लर्न करते और क्वेश्चन इसी में से होते हैं और ढूंढते बाहर हो। हम लोग एक एक चैप्टर के 200 300 एमसीक्यू करते हैं ना, लेकिन यहां से मिलने वाला है वो बेसिक फंडा यहां से निकलता है, तो ये सब क्लियर करो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर दिस एनसीईआरटी बुक, ये बुक क्लियर करो, बाकी सब हो जाएगा। पहले बुक, फिर बाद में रेफरेंस बुक, फिर बाद में एक्स्ट्रा एमसीक्यूज। सो प्लीज डू माय डियर फ्रेंड्स, राइट। सेम 5.2 नंबर, सेम पेज नंबर के ऊपर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अर्थ की मैग्नेटिज्म के साथ में जुड़े नहीं जुड़े वो नहीं बताया अभी, है ना। नेक्स्ट, the earth magnetic field varies from point to point in space. Does it is also change with the time? If so, on what time scale does it change appreciably? अर्थ के साथ में जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है या नहीं होता है? तो फर्स्ट का आंसर यस। The intensity of the magnetic field. Does the magnetic field varies from point to point in the space? Does it also change with the time? Yes, it is also changing with the time. If so, on what time scale does it change appreciably? कौन से टाइम के अंदर वो चेंज हुआ, वो कहना तो थोड़ा बहुत मुश्किल है, लेकिन 1540 AD से 1820 AD के अंदर ब्रिटेन के अंदर जो लैब बना हुआ था ना, ये सब मैग्नेटिक इंटेंसिटी को नोट डाउन करने वाला, वहां पर बताया गया है कि बहुत एप्रिसिएबली कुछ चेंज हुआ है इसके अंदर। ये सब चेंज क्यों होता है? बिकॉज इनसाइड द अर्थ, एज अर्थ इज रोटेटिंग, सो अंदर भी कुछ रोटेशन कर रहा है, पूरा अर्थ रोटेट कर रहा है तो अंदर का मटेरियल भी रोटेट कर रहा है, और अंदर ऐसा कुछ चेंजेस होता है वो हमको नहीं मालूम, साइंटिस्ट को नहीं मालूम। इसीलिए वो लोग बोलते हैं कि यस देयर आर सम चेंजिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज आल्सो टाइम टू टाइम, राइट। देन नंबर 2, the earth core is known as the earth core is known to contain iron. अर्थ के अंदर, कोर के अंदर आयन है, yet geologists do not regard this as the source of the earth magnetism. Why? अगर ऐसा बोलते हैं कि हम लोग मेटल सब निकालते हैं, है इंडिया के अंदर नीचे डगिंग करते 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 बहुत सारा मेटल निकालते हैं, आयन वगैरह जो कुछ भी निकलता है, तो आयन अंदर तो है ही, तो वो आयन मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्यों नहीं है? माय डियर फ्रेंड्स, आयन कई जगह पर है, कई कंट्री में नहीं भी है, तो इसका मतलब वहां पे मैग्नेटिज्म नहीं है? ऐसा नहीं है। वंस वी आर गोइंग इनसाइड द स्फीयर ऑफ द अर्थ, ऐसे हम लोग धीरे धीरे अंदर जाएंगे, देन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज इंक्रीजिंग। इसमें खाली ऊपर का जो पार्ट है ना वही सॉलिड पार्ट है बच्चों, लेकिन ये सब जो पार्ट है ना वो लिक्विड है, बहुत सारा लिक्विड मोल्टन पार्ट है, और ये जो मोल्टन पार्ट है वही रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिज्म के लिए। क्योंकि अगर वो आयन रिस्पॉन्सिबल होता तो मैग्नेटिक पोल की जो बात होती है वो डिफरेंट हो जाती, राइट। एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल, दैट्स व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज इनसाइड इट this iron is not in the form of the solid, it is in the form of the liquid, and liquid do not possess the ferromagnetism, my dear. वो ferromagnetism तो सिर्फ और सिर्फ solid के पास होता है। That's why right now we can't say that this iron is the source, right? हम लोग नहीं बोलेंगे कि source है, we just say that कि अंदर जो कुछ भी है ये कोर के अंदर वाला वो responsible है, iron is not responsible at all. ये सब आंसर्स आपके पास रेफरेंस बुक में मैंने ऑलरेडी भेज दिए, सो यू हैव टू राइट दिस आंसर्स, राइट। द नेक्स्ट वन इज द सी। द चार्ज करंट
in the outer conducting region of the earth core are thought to be responsible for earth magnetism. What might be the battery? अंदर बैटरी रखी हुई ऐसा नहीं. That is the source of the energy to sustain this currents. बच्चों दिमाग लड़ाना यहाँ कि यार ये पार्ट सॉलिड है, यहाँ पे थोड़ा बहुत लिक्विड है, लेकिन ये जो पार्ट है पूरा का पूरा लिक्विड है. यार दिमाग में नहीं आता, दिमाग में नहीं आता ना. ऐसा ही है. लेकिन क्या है इसका सोर्स कि ये अंदर वाला पार्ट लिक्विड क्यों होता है? उसका सोर्स क्या है बताता. यू नो द रेडियो एक्टिव एलिमेंट. And during this radioactive process, tremendous amount of energy gets generated, and this energy absorbed by some elements which are present there, and this gets molten, and this are also some ionized one. And if the ionized one, that means there are some charged particle, and if they are rotating like this, they are forming a current, and if loop is there, then it is producing the magnetic field. मतलब क्या हुआ समझ में? बहुत सारी रेडियो एक्टिव प्रोसेस अंदर होती है, एंड वो सब रेडियो एक्टिव प्रोसेस से अंदर का बहुत सारा मटेरियल जो है ना वो मतलब गर्म हो जाता है, हीट. तो अगर गर्म हो जाता है तो वो लिक्विड कंडीशन में आ जाता है, मोल्ट हो जाता है. तो अगर उसके साथ में ये प्रोसेस होती है तो बहुत सारे ऐसी मेटल्स है जो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के आयन बन जाता है, और ऐसे ही आयन ऐसे घूमते रहेंगे बच्चों तो वो हो जाएगा मैग्नेटिज्म. हमको तो सोर्स फाइंड आउट करना था. So radioactive process is the source of this thing. इसका source कौन है? Radioactive process. इसके अंदर होने वाली, right? And then D. क्या है बच्चों? The earth may have even reversed the direction of its spin several times. आई बात समझ? अर्थ ने कई बार जो नॉर्थ साउथ पोल ऐसा कई बार रोटेट कर लिया है. यस और नो? पूछा है हमको. In its history of 4 to 5 billion years, how can geologists know about the earth filled in such distant past? हम लोग जीते 50, 60 साल, 100 साल मैक्सिमम. ये तो 5 बिलियन बिलियन बोल रहे, मिलियन भी नहीं, बिलियन बोल रहे. इतने साल पहले भी कुछ हुआ होगा तो उसको कैसे पता चलेगा साइंटिस्ट को? तो समझा. नॉर्मली होता क्या है बच्चों? सो अभी ये नॉर्थ साउथ पोल वाली बात हो गई मैग्नेट. एक बार ये कंडीशन है तो यहां पे कुछ मेटल है ऐसा समझो, तो उसने अपनी डाइपोल मोमेंट को एक डायरेक्शन में अरेंज कर लिया ऐसे, राइट? तो अगर ये डायरेक्शन में अरेंजमेंट हो गई, धीरे 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 ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता ऐसे आया, फिर ऐसे होता ऐसे. तो अभी पहले जो नॉर्थ साउथ था वो साउथ नॉर्थ हो गया. राइट नाउ जो चल रहा है वो ये ऐसे, ये ऐसा मानते हैं हम लोग, है ना? वी आर नॉट श्योर स्टिल अबाउट इट. हाँ, तो अभी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होनी चाहिए S2 है, लेकिन ये मिल रही है ये वाली डायरेक्शन में. तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि पहले कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे यहाँ पे अंदर ऐसा फील्ड होना चाहिए. बाहर तो है ही ये वाला, लेकिन अंदर ऐसा होना चाहिए. सो बाय सम रॉक, और यू कैन से दैट द ओर ऑफ दिस, उसमें से जो मेटल मिलता है, उसमें से जो सैंपल्स मिलते हैं, उसका वो लोग स्टडी करते हैं, और वो स्टडी से मालूम पड़ता है कि यस देयर आर समथिंग व्हिच शोस दैट द पोल गेट्स चेंज. अभी भी राइट नाउ ये जो नॉर्थ पोल हमारा जो है ना जियोग्राफिकल, उसके साथ में इसका साउथ मैच होता है, वो एग्जैक्टली 2000 किलोमीटर दूर है यहां से ये वाला, और ये अभी भी शिफ्ट हो रहा है. ये अभी भी शिफ्ट हो रहा है पर ईयर 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, 100 मीटर जैसा, ठीक है? तो वो सब जो चेंज हो रहा है ना, इसी के बेसिस के ऊपर साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि यस देयर आर समथिंग, ऐसा कुछ होना चाहिए, और अभी हो रहा है तो पास्ट में भी हुआ होगा, राइट? डी के बाद में माय डियर, the earth field departs from the dipole, say
subtend at the large distance gathered about the 30,000 kilometer, what agencies may be responsible for distortion of this field? अभी ये अर्थ के लिए मैंने मैग्नेटिक फील्ड बनाया, यहां पर नॉर्थ पोल, यहां पर साउथ पोल, तो ये जाएगा बच्चों ऐसे बाहर और ये आएगा अंदर, ये जाएगा बाहर, ये जाएगा अंदर, राइट। तो अभी यहां से कहीं से भी दूर जाना है, कितने किलोमीटर? 30,000 किलोमीटर, देखो बताया 30,000 किलोमीटर। तो इतने दूर ये मैग्नेटिक फील्ड तो इफेक्ट नहीं करेगा, तो डाइपोल प्रॉपर्टी उसकी क्यों चेंज हो जाती है? ये ऐसी डाइपोल प्रॉपर्टी नहीं रहती है वहां पर, क्यों? सो रीजन ये है कि यहां पर पहुंचते हो ना, तो अबाउ 800, अबाउ 1000, अबाउ 2000, 3000, 4000 के बाद वहां पर कोई एटम नहीं होता है बच्चों। वहां पर तो सिर्फ और सिर्फ आयोनोस्फीयर के अंदर बहुत लाइटली वेट इलेक्ट्रॉन और सम पॉजिटिव एटम्स, सॉरी नॉट एटम्स, पॉजिटिव आयंस रहते हैं। तो अगर वो भी रोटेट होते अपने आप में, तो वो भी अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। तो इसीलिए यहां से यहां तक ठीक है, यहां से यहां तक ठीक है, लेकिन आगे जाएंगे तो इसके अंदर डिस्टॉर्शन हो सकता है, राइट। सो दिस आर द सोर्सेस व्हिच distort the or deviate the magnetic field of the Earth. The last one. Interstellar space has an extremely weak magnetic field of the order of 10 to the power minus 12 Tesla. 10 to the power minus 12 Tesla. Right? Can such a weak field be of any significant consequence? इतने वीक फील्ड का कोई सिग्निफिकेंस है या नहीं है, ऐसा पूछा गया है। सो आप उसका आंसर दे सकते हो, यस ऑब्वियसली। सो द रेडियस ऑफ द पार्टिकल व्हिच आर मूविंग इन द सर्कुलर ऑर्बिट, इट इज गिवन बाय mv अपॉन qb। मास फिक्स है, स्पीड फिक्स है, qb फिक्स है, सो r इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन। जितना मैग्नेटिक फील्ड वीक रहेगा उतनी रेडियस ज्यादा रहेगी। So as B is lower, this radius is more. तो इंटरस्टेलर स्पेस के अंदर इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं ऐसे, वो बहुत बड़ी रेडियस के अंदर घूम रहे हैं। इसका रीजन ये वीक मैग्नेटिक फील्ड है। आई बात समझ? तो ऐसे सब आपको कंसेप्ट क्लियर करने पड़ते हैं, तब जाके कुछ याद रहता है कि यस दिस आर द थिंग्स व्हिच आर। अभी इसी के ऊपर से क्वेश्चन पूछा जाए आपको, इंटरस्टेलर्स के ऊपर रेडियस ये है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? अरे भाई आपने क्वेश्चन में दे दिया है ये, तो यही आपका आंसर, उल्टा पूछे तो हो जाएगा। इसके बेसिस के ऊपर आर फाइंड आउट कर लिया। आपको क्वेश्चन में आर पूछा है कैलकुलेट करने के लिए, बी दे दिया है तो आर कैलकुलेट हो सकता है। अगर आर दिया है तो बी पूछ सकते हैं। मतलब जैसे पूछा जाए वैसे आंसर दे दो, लेकिन है तो सब यहां से ही। फाइन, ओके, सो टेक केयर और काम करते रहिए। ओके।